नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। इसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे वस्तु विनिमय है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ हैं, और मुद्रा का उद्भव है, मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा के कार्य हैं, मुद्रा की माप है। इस तरीके से कई सारे हैं टॉपिक हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, मुद्रा। जब हम मुद्रा का विस्तार के बारे में पढ़ेंगे या मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हमें इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि हमें मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जब मनुष्य जो था केवल प्रकृति पर निर्भर था, जब कम लोग थे, बहुत कम लोग थे, तब वो प्रकृति पर निर्भर थे, यानी उनकी जो भी आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी और वो कौन पूरी कर देता था, प्रकृति पूरी कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे लोगों का समूह बढ़ा तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ी, और जब आवश्यकताएं बढ़ी तो आपस में एक दूसरे से लेन देन का प्रचलन भी बढ़ा। अब देखिए, जैसे कि हम जान लें कि देखिए विनिमय, वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है। अब विनिमय, वस्तु विनिमय और विनिमय दोनों में अंतर है, क्योंकि विनिमय दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। लेकिन अब विनिमय का ये प्रकार है, क्योंकि विनिमय दो प्रकार का होता है, एक वस्तु विनिमय और एक मुद्रा विनिमय। तो हम आज किसका अध्ययन करेंगे, वस्तु विनिमय का अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत करेंगे, मुद्रा एवं बैंकिंग के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम बैंकों के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा की पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे और वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में है जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो हमारी केंद्रीय बैंक भी है, व्यापारिक बैंकें हैं, स्टेट बैंक है, इनका अध्ययन हम धीरे धीरे क्रमशः करेंगे। तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे, वस्तु विनिमय का अध्ययन करेंगे। अब वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, देखिए हमने तो बताया कि दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। और विनिमय के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार होता है वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। तो पहले हम इसका अध्ययन करेंगे, वस्तु विनिमय का अध्ययन हम करेंगे। अब क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की जो प्रत्यक्ष अदला बदली होती है उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। उसको क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। इसमें हम विनिमय, वस्तु विनिमय का अर्थ में हम क्या लिखेंगे, यही बात हम लिखेंगे, वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, यानी प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं या सेवाओं की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। अब हम कहते हैं, अब जैसे क्या है, जो उसमें मुद्रा का चलन नहीं होता है, उसमें बिना मुद्रा के जो अदला बदली होती है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का। जैसे कि मान लीजिए कोई जुल्हा है, वो कपड़ा बुनता है, जुल्हा कपड़े बुनते थे ना पहले प्राचीन समय में, और किसान क्या करता है, अनाज की उत्पत्ति करता है। तो जुल्हा क्या करेगा, जो उसका अतिरेक होगा, अतिरेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसान है और उसने अनाज कितना पैदा किया या उत्पन्न किया, 10 बोरी, मुझे ज़रूरत कितनी है, 2 बोरी की, तो वो क्या करेगा, 8 बोरी जो उसके पास अतिरेक है, इसके बदले में वो दूसरी वस्तुओं को एक्सचेंज कर लेगा, यानी विनिमय कर लेगा। जैसे मान लीजिए सब्जी है, या मान लीजिए कपड़ा है, जुल्हा कपड़ा बिनता है ना, तो वो कपड़े से उसके अदल बदल कर लेगा, और जो भी उसकी दैनिक क्रियाएं हैं, दैनिक चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं दैनिक, उनकी वो अदला बदली कर लेगा। क्योंकि जो प्राचीन काल था उस काल में हमारी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित थी, लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता के क्षेत्र में या विकास के क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो वस्तु विनिमय और वस्तु विनिमय की परिभाषाओं के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, वस्तु विनिमय की परिभाषाओं के अंतर्गत एस.ई. थॉमस ने क्या कहा है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय ही विनिमय कहलाता है। यानी प्रत्यक्ष विनिमय क्या कहलाएगा, वस्तु विनिमय कहलाएगा। एक वस्तु, जैसे कि मान लीजिए ये क्लिप है और ये पेन है, हमें इसकी ज़रूरत है और दूसरे आदमी को इसकी ज़रूरत है पेन की, तो हम इसकी जो अदला बदली करेंगे तो ये कहलाएगा प्रत्यक्ष रूप से वस्तु विनिमय। ये किसने कहा है, ये कहा है एस.ई. थॉमस ने। किसने कहा ये बात, एस.ई. थॉमस ने।
जो प्रोफेसर हैं हमारे अर्थशास्त्री हैं थॉमस, इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली को, प्रत्यक्ष रूप से अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। इसी केंट अर्थशास्त्री इन्होंने भी कहा कि वस्तु विनिमय मुद्रा का विनिमय माध्यम के रूप में प्रयोग किए बिना वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से विनिमय है, यानी बिना मुद्रा का प्रयोग किए बिना एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो ठीक है ना, समझ गए होंगे बिल्कुल आप लोग। पहला है विनिमय का अर्थ क्या है, यानी एक व्यक्ति के पास चावल है और एक व्यक्ति के पास गेहूं है, तो दोनों आपस में एक दूसरे से वस्तु से अदला बदली कर लेते हैं, इसी अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो इसके पता जैसी थॉमस ने क्या कहा कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की अदला बदली को वस्तु विनिमय कहते हैं। इसी तरीके से हमारे आर पी केंट ने भी कहा कि बिना मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तु की या बिना मुद्रा के एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अदल बदल को वस्तु विनिमय कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अगली हेडिंग पर कि वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें क्या हैं? ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है कब ये संभव है? जब लोग थोड़े हों, यानी जनसंख्या कम हो और उनकी आवश्यकताएं भी कैसी हों? सीमित हों। ये शर्तें जब लगती हैं तब वस्तु विनिमय संभव हो सकता है। आज वर्तमान समय में तो वस्तु विनिमय संभव ही नहीं है, क्योंकि इतनी भौतिकता ने इतनी जड़ें मजबूत कर ली हैं कि लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं और मुद्रा लेकर के जाते हैं मार्केट में, कोई भी वस्तु अपनी मनचाही वस्तु खरीद कर ले आते हैं। आज का दौर ऐसा है। तो क्या है, समाज जो कैसा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ होना चाहिए, तब ये वस्तु विनिमय प्रणाली उसमें संभव होगी। ये वस्तु विनिमय की आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि आवश्यकताएं कम हो, दूसरी चीज है जनसंख्या कम हो, तीसरी है कि विनिमय का जो क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए, और अगला है समाज जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, और उसके बाद में अगला क्या है, मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम ना हो, मुद्रा का प्रचलन वहाँ ना हो। लेकिन ऐसा आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन हम इसको जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अदल बदल को क्या कहा गया? वस्तु विनिमय, और इसको बार्टर सिस्टम भी कहा गया। तो ये बार्टर सिस्टम जैसे जैसे बढ़ा, जैसे कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के पास गए, उसने हमको चावल दिए और हमें चावल के बदले में हमने उसको सब्जी दे दी, लेकिन उसे सब्जी नहीं चाहिए, उसको फल चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये कठिनाई आई इसकी, तो इसको भी हम अभी बता दे रहे हैं आपको। अब देखिए अगली हमारी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लाभ। पहली क्या है, ये सरल प्रणाली है। कैसी है ये? सरल प्रणाली है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, ये सरल प्रणाली है। और फिर है विभिन्न पक्षों का परस्पर सहयोग। तीसरा है आर्थिक असमानताएं जन्म नहीं लेती। इसकी ये लाभ है, ये इसके गुण हैं। और अगला है स्पीड तथा अपस्फीति के दोष उत्पन्न नहीं होते। स्पीड का मतलब होता है महंगाई, स्पीड इज इक्वल महंगाई। यदि जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं तो कहते हैं वो स्फीति, और इसके अपोजिट जब होता है तो उसको कहते हैं अपस्फीति। तो ये चीज है, ऐसे लेकिन दोस्त वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पन्न नहीं होते हैं। अगला है, अब आपके ये चारों ही हो गए। अब हम पढ़ लेते हैं वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ क्या हैं? देखिए इसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या है, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव, देखिए ये लिखा हुआ है, दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे संयोग का अभाव क्या है? जैसे मैंने अभी आप बताया नहीं कि अगर हमें मान लीजिए पेन की ज़रूरत है, तो हमें ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसके पास जिसको पेन जो हमें पेन दे दे और इसके बदले में हमारे पास बुक है तो वो हमसे बुक ले ले। एक किताब के बदले में 2 पेन लेना चाहता है, तो ये दोहरे संयोग का अभाव हो गया। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम 2 पेन दे किताब के बदले में, तो यहाँ पर ये कठिनाई आती है
कि समय और शक्ति दोनों ही नष्ट होते हैं, समय और शक्ति दोनों ही नष्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है मान लो तो वो और उसको खोजते रहते हैं, तो समय भी बर्बाद होता है और अपनी शारीरिक या मानसिक शक्ति की क्षीण होती है। अगला है इसका मूल्य मापन का अभाव। अब मूल्य मापन का अभाव कैसे है? ये बहुत कठिन कार्य है वस्तु विनिमय में, कि कितने किलो हम गेहूं दें 1 मीटर कपड़े के बदले में। तो मूल्य मापन में ये बहुत बड़ी कठिनाई थी वस्तु विनिमय के समय। अगला है कि जैसे कि एक बकरी के बदले में हम कितना अनाज दें, ये सब चीजें क्या थी? मूल्य मापन में कठिनाई थी। अगला है इसका वस्तु विभाजन में कठिनाई। अब वस्तु विभाजन में कठिनाई कैसे है? मान लीजिए विवेक के पास गाय है और राम के पास कपड़े हैं, तो आप विवेक एक गाय के बदले में 2 शर्टें ले या 3 पैंट ले, या 3 पैंट ले 2 शर्टें ले, वो या मान लीजिए वो 1 शर्ट दे रहे हैं आधी, तो गाय को तो आधा किया नहीं जा सकता, लेकिन उनकी शर्ट और पैंट तो एक आधी हो सकती है, लेकिन गाय को बांटा नहीं जा सकता। इसमें भी मूल्य विभाजन में कठिनाई आती है कि कैसे हम वस्तु को विभाजित करें। वस्तु विभाजन में इसमें कठिनाई आती है। गाय को तो काट सकते हैं या बकरी को काट नहीं सकते, तो कितना मूल्य हम निश्चित करें, तो ये वस्तु विभाजन की भी कठिनाई इसमें आती है। यानी जो हमारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ हैं उसके अंतर्गत एक सबसे बड़ी कठिनाई है कि वस्तु का विभाजन नहीं किया जा सकता, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं। अगला है मूल्य संचय का अभाव। अब देखिए मूल्य संचय का अभाव क्या है कि जैसे कि हम फलों को सब्जियों को ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते ना, ज़्यादा समय के लिए, लेकिन हम मुद्रा को रख सकते हैं ना, क्योंकि ये खराब हो जाएंगी, क्योंकि कुछ वस्तुएं बहुत अधिक नाशवान होती हैं, जैसे दूध है, अंडा है, ये बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, और कुछ वस्तुएं होती हैं वो स्थान बहुत घेरती हैं, जैसे गेहूँ है, आलू है, तो ये स्थान बहुत घेरती है ना, तो ये भी एक कठिनाई है। और वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन भी होता रहता है, समय जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे महंगाई बढ़ती रहती है, क्योंकि जो चीज़ 100 रुपये में पहले मिलती थी आजकल वो अब 100 रुपये में मिलने का सवाल ही नहीं उठता। 1000 रुपये में, पहले 100 रुपये में क्या होता था, एक चारपाई आ जाती थी, अब 100 रुपये में सब्जी भी नहीं आती है, तो ये मूल्य जो है वो बराबर बढ़ता रहता है ना, तो ये भी दिक्कत है कि मूल्य को हम संचय नहीं कर सकते हैं। और वस्तु में जो होता है वो तरलता का अभाव भी पाया जाता है, क्योंकि जो मुद्रा होती है वो कैश रूप में हम रख सकते हैं। तरलता का मतलब यहाँ कैश रूप है, क्योंकि जो कीस का तरलता का सिद्धांत है उसको अभी हम आपको ब्याज का सिद्धांत जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम इस चीज़ को आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला आपका टॉपिक, अगला आपका हेडिंग है स्थान परिवर्तन में कठिनाई। अब स्थान परिवर्तन में कठिनाई कैसे है? क्योंकि प्राचीन काल में क्या था, परिवहन के साधनों का अभाव था, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकते थे, लेकिन आज हम जा सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है, यानी हमने जैसे हमारी संपत्ति मान लीजिए यहाँ है, एक शहर में है, मान लीजिए कानपुर में है, और हम लखनऊ में जाना चाहते हैं, तो लखनऊ में अपनी संपत्ति को नहीं ले जा सकते थे। उस समय प्राचीन काल में परिवहन के साधन ही नहीं थे, हमको जहाँ जाना है वहाँ अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकते थे, क्योंकि मुद्रा ही नहीं थी, है ना, और परिवहन के साधनों का भी अभाव था, तो ये चीज़ थी। तो स्थान परिवर्तन इतनी आसानी से नहीं होता था और उसका आगे है छठवां, इसका है जो इसकी कठिनाई है वो है भावी भुगतान की असुविधा। अब देखिए पहले क्या था कि हम अनेक वस्तुओं का क्रय विक्रय कैसे करते थे, हम भविष्य में भुगतान करने के आधार पर नहीं कर पाते थे। आज क्या है, आज हमने कपड़ा मंगा लिया, जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान है हमारी और हमने कपड़ा उधार मंगा लिया, उससे कहा भैया हम आगे इसके बदले में हम आपको आगे पैसा दे देंगे, यानी भविष्य में पैसा दे देंगे। भावी का मतलब भविष्य में भुगतान करने की सुविधा नहीं थी वस्तु विनिमय के अंतर्गत, लेकिन आज वर्तमान समय में ये सुविधा उपलब्ध है। तो ये था हमारा बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय, जिसको हमने आसानी से समझा और बहुत ही आसान तरीके से कि बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बार्टर सिस्टम क्या है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं बिल्कुल। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। और वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या शर्तें हैं, क्या लाभ हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं वस्तु विनिमय के संबंध में, तो ये सारी मैंने आपको समझा दी है। आप इसको अच्छे से उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे और अच्छे से समझ लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, बस इतना ही मेरा आपसे कहना है। धन्यवाद। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हमें बहुत खुशी होगी।